नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी और आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए, ईपीएफओ के जो मेंबर्स हैं उन सभी के लिए कुछ नए अपडेट, काफी बड़े अपडेट, महत्वपूर्ण अपडेट लेके हाजिर हो गया हूं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि कल यानी कि 28 फरवरी 2025 को ईपीएफओ की 237वीं सीबीटी की मीटिंग हुई थी ईपीएफओ के हेड ऑफिस नई दिल्ली में। सीबीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की। तो वहां पर ईडीएलआई से रिलेटेड काफी बड़े फैसले लिए गए हैं और पीएफ मेंबर्स के लिए भी जो है इंटरेस्ट को लेकर, ब्याज को लेकर भी फैसले लिए गए हैं। अगर आप ईपीएफओ के मेंबर हैं, पीएफ अकाउंट होल्डर हैं, तो आपको इन अपडेट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ईपीएफओ की जो सीबीटी की मीटिंग हुई थी वहां पर ईडीएलआई में जो है कुछ जो स्कीम है, जो इंश्योरेंस होता है पीएफ मेंबर का, उसमें संशोधन किया है। क्या संशोधन किया है, क्या बेनिफिट मिलेगा पीएफ मेंबर्स को, चलिए स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। और जब भी ईपीएफओ की सीबीटी की मीटिंग होती है उसके बाद श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी करी जाती है, क्योंकि जो ईपीएफओ है वो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है और सीबीटी के जो प्रमुख रहते हैं वो श्रम मंत्री रहते हैं, अभी हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। तो यहाँ पर श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर प्रेस रिलीज जारी करी गई है 28 फरवरी 2025 को 3:23 पर। यहाँ पर बताया है कि डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की 237वीं बैठक की अध्यक्षता की और सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया वो लिया गया कि ईपीएफओ, आपका जो पीएफ का पैसा रहता है, जो कर्मचारी शेयर और जो नियोक्ता शेयर जो अमाउंट रहती है उस पर जो हर साल ब्याज देता है, तो ईपीएफओ ने यहाँ पर सिफारिश करी है कि ईपीएफओ फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2025 के लिए जो पीएफ का जो पैसा रहता है उस पर जो ब्याज देगा वो देगा 8.25% की दर से। यानी कि ईपीएफओ ने ब्याज की जो दरें हैं ना तो उनको कम करी हैं ना उनको बढ़ाई है। अभी करंट में जो क्रेडिट कर रहा है ईपीएफओ वो कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का 8.25 की दर से। तो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए भी ईपीएफओ ने इंटरेस्ट का जो रेट है, ब्याज का जो रेट है उसको सेम रखा है, ना कम करा है ना ज़्यादा किया है। तो आपको पहला तो अपडेट ये पता होना चाहिए कि ईपीएफओ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जो इंटरेस्ट देगा, जो ब्याज देगा वो 8.25 की दर से देगा। पहला तो अपडेट ये है। अब जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो काफी लंबी चौड़ी यहाँ पर बातें बताई हैं, बट जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं वो ये है। सबसे पहला जो बड़ा निर्णय लिया गया है यहाँ पर ईडीएलआई को लेकर, सेवा के एक, ध्यान से सुनिएगा, सेवा के 1 वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर न्यूनतम लाभ की शुरुआत। अभी करंट में क्या है कि जो ईपीएफओ की ईडीएलआई जो स्कीम है उसमें क्या है कि अगर आपको ईडीएलआई स्कीम के तहत मिनिमम 2.5 लाख रुपए, मैक्सिमम 7 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है अगर किसी पीएफ मेंबर की सर्विस में रहती हो, डेथ हो जाती है तो। बट मिनिमम सर्विस उसकी 1 साल की होनी चाहिए। बट अब यहाँ पर इसमें ईपीएफओ ने ये कर दिया है कि अगर किसी पीएफ मेंबर की, पहले यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ईपीएफ सदस्य की मृत्यु 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी किए बिना होने पर न्यूनतम 50,000 रुपए का जीवन बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा। यानी कि अगर किसी पीएफ मेंबर ने ज्वाइन किया कोई कंपनी, उसका पीएफ अकाउंट है और 1 साल से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो पहला तो निर्णय ये लिया गया है कि अगर 1 साल से कम की सर्विस होने पर अगर उसकी डेथ हो जाती है, जैसे कि उसने ज्वाइन किया, 2 महीने में डेथ हो गई, ज्वाइन करने के बाद 3 महीने में हो गई, 6 महीने में हो गई, 7 महीने में हो गई, 8 महीने में हो गई, यानी कि 1 साल से कम उसकी सर्विस थी और उसकी डेथ हो गई, तो अब उसको जो है ईडीएलआई स्कीम के तहत न्यूनतम, मिनिमम उसको जो है, उसका जो फैमिली मेंबर है, उसको जो नॉमिनी है, उनको 50,000 रुपए का जीवन बीमा का लाभ उनको दिया जाएगा। 1 साल से पहले अगर डेथ हो जाती है तो 50,000 रुपए जो है उनको बीमा का लाभ मिलेगा, उनकी फैमिली मेंबर को, नॉमिनी को, ठीक है। और 1 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद अगर डेथ होती है तो फिर मिनिमम 2.5 लाख रुपए है और मैक्सिमम 7 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा ईडीएलआई स्कीम के तहत, ठीक है। पहला तो ये। दूसरा जो निर्णय लिया गया है, गैर योगदान अवधि के बाद सेवा में रहते हुए मृतक सदस्यों के लिए लाभ। अब पहले सुनिएगा, पहले ऐसे मामलों में ईडीएलआई लाभ से इनकार किया जाता था क्योंकि इन्हें सेवा में बाहर मृत्यु माना जाता था। अब यदि किसी सदस्य का अपने अंतिम अंशदान, जो लास्ट कंट्रीब्यूशन है, प्राप्त करने के 6 महीने के भीतर निधन होने पर ईडीएलआई लाभ स्वीकार होगा, बशर्ते सदस्य का नाम रोल से हटाया न गया हो,
किसी पीएफ मेंबर की नौकरी छोड़ने के बाद, जैसे कि आज उसने नौकरी छोड़ दी है और 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या फिर 3 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई, तो उसको उसके जो फैमिली मेंबर है, उनके जो नॉमिनी है, उनको ईडीएलआई जो स्कीम है उसका लाभ नहीं मिलता था। बट अब यहां पर बताया है कि अगर किसी पीएफ मेंबर का लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जमा हुआ है और उसके लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन के 6 महीने के भीतर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको ईडीएलआई का लाभ मिलेगा। पहले अगर जैसे ही उसने नौकरी छोड़ी उसके बाद 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद अगर डेथ हो जाती थी तो उनका ईडीएलआई का बेनिफिट नहीं मिलता था। बट अब अगर लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे कि अभी फरवरी में लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन उसका जमा हुआ है और अगले 6 महीने के अंदर उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसको ईडीएलआई के तहत जो है मिनिमम 2.5 लाख रुपए, अगर 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा की सर्विस है तो, और मैक्सिमम जो है 7 लाख रुपए का उसको बेनिफिट मिलेगा। तो ये दूसरा भी जो है निर्णय लिया गया है और यहाँ पर बता दिया गया है साफ साफ, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये 2 नंबर पर वीडियो को रोक कर यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अब तीसरा, पहले 2 प्रतिष्ठानों में रोजगार के बीच 1 या 2 दिन जैसे कि सप्तांत या फिर छुट्टी आ जाती थी का अंतर होने पर न्यूनतम 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख रुपए के ईडीएलआई लाभ से इनकार कर दिया जाता था, क्योंकि 1 वर्ष की निरंतर सेवा की शर्तें पूरी नहीं होती थी। पहले क्या था, ईडीएलआई का बेनिफिट लेना है तो उसकी कंटिन्यू 1 साल की सर्विस होनी जरूरी थी, कंपलसरी थी। जैसे कि उसने यहाँ पर 6 महीने किसी कंपनी में काम किया और उसके बाद 1 महीने छोड़ के या फिर 10-15 दिन छोड़ के उसने जो है कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, तो पहले कहते थे कि भाई इसमें आपकी सर्विस के बीच में गैप आ गया है। तो अगर किसी पीएफ मेंबर की डेथ हो जाती थी तो उसके जो फैमिली मेंबर थे, उनके जो नॉमिनी थे, उनको बेनिफिट नहीं मिलता था, क्योंकि कहा जाता था कि इनकी कंटिन्यू 1 साल की सर्विस नहीं है, बीच में सर्विस में गैप आ गया है इसलिए। बट अब यहाँ पर कहा है कि अब अगर किसी पीएफ मेंबर ने कोई नौकरी करी और वो नौकरी छोड़ने के बाद 1 महीने के बाद, यहाँ पर बता रखा है कितने दिन का यहाँ पर बताया गया है, इसमें 2 महीने तक के अंतराल को अब निरंतर सेवा माना जाएगा। यानी कि 6 महीने इस कंपनी में काम कर लिया और उसके बाद 1 महीने काम नहीं किया, कोई कंपनी छोड़ दी, उसके बाद 1 महीने के बाद कोई कंपनी ज्वाइन कर ली और आगे फिर कंटिन्यू नौकरी करा और सर्विस उसने ट्रांसफर कर ली, तो फिर वो सर्विस उसकी जुड़ जाएगी। तो पहले बीच में अगर 15 दिन या फिर 10 दिन या फिर 1 हफ्ते छोड़ देते थे, कोई फिर नई कंपनी ज्वाइन कर लेते थे, तो पहले ईपीएफओ उसको बीच में गैप मानता था कि भाई आपकी लगातार कंटिन्यू 1 साल की सर्विस नहीं है। बट अब अगर बीच में 2 महीने का गैप रहेगा और उसके बाद कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उनको जो है गैप नहीं माना जाएगा, कंटिन्यू सर्विस माना जाएगा ईडीएलआई के इस बेनिफिट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो। फिर मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। पहले 2 प्रतिष्ठानों में रोजगार के बीच 1 या 2 दिन जैसे कि का अंतराल होने पर न्यूनतम 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख रुपए के ईडीएलआई लाभ से इनकार कर दिया जाता था, क्योंकि 1 वर्ष की निरंतर सेवा की शर्त पूरी नहीं होती थी। यानी कि भाई आपने 1 साल कंटिन्यू काम नहीं किया, बीच में आपकी छुट्टी आ गई है, आपने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली 6 महीने काम करके, 7 महीने काम करके। बट अब नए संशोधन के तहत रोजगार के 2 दौरों के बीच 2 महीने तक के अंतराल को अब निरंतर सेवा माना जाएगा ईडीएलआई का लाभ लेने के लिए। बीच में 2 कंपनियों में आपने काम किया, इसमें 6 महीने काम किया, इसमें 7 महीने काम किया, बीच में 15-20 दिन का गैप हो गया, तो उसको लगातार कंटिन्यू सर्विस माना जाएगा। और उसके बाद अगर पीएफ मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को ईडीएलआई के तहत जो है 2.5 लाख रुपए और मैक्सिमम 7 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। इससे अधिक मात्रा में ईडीएलआई लाभ के लिए पात्रता सुनिश्चित होगी। इस परिवर्तन से हर साल सेवा में मृत्यु के 1000 से अधिक मामलों में लाभ मिलने की उम्मीद है। तो ये भी काफी अच्छा निर्णय लिया गया है। बाकी वीडियो को रोककर यहाँ पर जो 3 निर्णय लिए गए हैं इनको आप अच्छी तरह से रीड कर सकते हो। बाकी इस प्रेस रिलीज को आप दोबारा से पढ़ना चाहते हो तो कर सकते हो। ईडीएलआई को लेकर जो यहाँ पर जो बड़े फैसले लिए गए हैं वो मैंने आपको पढ़ के यहाँ पर बता दिया, अच्छी तरह से समझा दिए। आई होप जानकारी पसंद आई होगी। और इस तरह के रेगुलर अपडेट पीएफ, ईएसआई, ईपीएस पेंशन से रिलेटेड पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता जल्द एक और नई जानकारी, एक और नए अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।